नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने ड्रेस, जूता मोजा, स्वेटर, स्टेशनरी और स्कूल बैग की खरीद के लिए प्रति छात्र छात्राओं को 1200 रुपए की धनराशि उनके अभिभावक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरण प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया। यहां सीएम ने यह कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि कोई छात्र स्कूल से वंचित न रह जाए। हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करें, यह देश की सबसे बड़ी सेवा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम के लिए उन सभी अभिभावकों का, उन सभी शिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को अपनी बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इनमें इन सभी को जो मैंने अभी बताया है, जो 170 छात्र छात्राएं यहां पर मेरिट में पहली 10 मेरिट में आए हैं, उनको हम लोग आज यहां पर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक टैबलेट दे रहे हैं और 1 लाख रुपए नकद उनको उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। और ये इन सब के साथ ही इन मेरिटोरियस छात्रों के नाम पर जिस गांव के, जिस मोहल्ले के होंगे, वहां की सड़क का नामकरण या वहां की सड़क का निर्माण का कार्य सरकार के स्तर पर होगा। यह भी सरकार के द्वारा यहां पर किया जाएगा और उन लोगों के इन्हीं के द्वारा उसका शिलान्यास कराया जाना चाहिए, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के साथ मिलकर। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर भी जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें प्रदेश स्तर में सम्मानित होने वाले जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, इनमें माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जो हैं कुल छात्रों की संख्या, जो प्रदेश स्तर में 6 से लेकर 10 तक के छात्र बचे थे जो यहां नहीं आ पाए हैं, उनमें से मैंने पहले ही आपके सामने बताया था कि हाई स्कूल में 142 में से 56 छात्र हैं, 86 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में 363 छात्र छात्राओं में 137 छात्र और 226 छात्राएं हैं। कुल 505 में से 193 छात्र और 312 छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें जनपद स्तर पर 1 लाख रुपए नगद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे ही जो जनपद स्तर की मेरिट सूची है, जिसमें 689 छात्र हाई स्कूल में हैं, जिनमें 294 छात्र और 395 छात्राएं हाई स्कूल की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाने में सफल हुई है। इंटरमीडिएट में 496 में से 227 छात्र और 269 छात्राएं अपना स्थान बनाई हैं। इन्हें 21,000 रुपये नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल आज राज्य सरकार प्रदान कर रही है। इन्हें हमारे प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा जनपद स्तर पर यह प्रशस्ति पत्र इस कार्यक्रम की तत्काल बाद वितरित होगा। मैं उन्हें भी सबको हृदय से बधाई देते हुए उनके अभिभावकों को और उनके शिक्षकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। स्कूलों की स्थिति ऑपरेशन कायाकल्प में काफी अच्छी हुई। ऑपरेशन कायाकल्प के अगले चरण के कार्यक्रम को लेकर के भी हम लोगों ने नए कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने बनाए, जिसमें पीएम श्री स्कूल के रूप में आज उनका आधुनिक स्वरूप भी हम सबको देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है? हमने 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय मैं चाहूंगा एक बार वहां के पठन पाठन के माहौल को, वहां की कार्य पद्धति को, वहां पर चल रही गतिविधियों को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे प्रधानाचार्यों को जरूर विजिट करना चाहिए। ये सभी बच्चे कौन हैं?
वहां अध्ययन करने वाले बच्चे निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, और सरकार उन्हें वहां पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर यह कार्य वहां हो रहा है, 18 जगह हम कर रहे हैं, तो ऐसे 57 नए सीएम कंपोजिट स्कूल हम लोग प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। उसके लिए धनराशि हमने पहले ही उपलब्ध करवा दी है बेसिक शिक्षा परिषद को। लेकिन ये 2 स्कूल दिन में चलेंगे, बच्चे अपने घर से आएंगे, दिन में वहीं पे चलेंगे, और एक मॉडल होगा शिक्षा का। इसके अलावा 75 जनपदों में भी इस प्रकार के अन्य स्कूल मॉडल के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश को शिक्षा की जगत में एक बार फिर से दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया है, हम सबको इसका हिस्सा बनना है, और मुझे लगता है यह एक उसका विनम्र प्रयास है। तो वहीं जेल से बाहर आने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन ने बीजेपी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने यह दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अपने आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने यह कहा कि उन्हें जेल में बंद करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ विद्रोह होगा और झारखंड के लोग बीजेपी को बख्शेंगे नहीं। आज 5 महीनों के बाद जेल में आने के बाद मैंने अपनी खुशी को और इस राज्य की जनता और समाज के लोगों का जो प्यार है वो अभी मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों पर नमन करके आया हूँ कि उन लोगों की प्रेरणा को लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं, और जो रुकावटें उनके साथ रही हैं कमोवेश आज के दिन में भी वो रुकावटें आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यकों के ऊपर है। और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आज भी मनुवादी विचार अपना पैर पसारने में कामयाब हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने भी हार नहीं मानी और आज अपने वीर शहीदों के आदर्शों को, उनके सोच को अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये अनवरत बढ़ता रहेगा। और आज तक जो भी हमें हासिल हुआ है संघर्ष के माध्यम से ही हासिल हुआ है, और ये संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूती से आगे बढ़े, उनके लिए उनके अनुरूप और उनकी संस्कृति सभ्यता के अनुरूप चीजें आगे बढ़े, इस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग, भगवान ने हमें पैर देकर पैदा किया है, हमारे कदमें वहां तक जाती है जहां तक न गाड़ी जाती है न घोड़ा जाती है, लेकिन हम जरूर वहां पहुंचते हैं। और आपने सुना ही है, बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर भी हम पहुंचकर वहां के लोगों के साथ बैठे, उनके साथ खाना खाए, उनके दुख तकलीफों को सुना समझा। और आज बूढ़ा पहाड़ के गांवों को जाकर के आप देखिए, वहां के लोगों के चेहरे पर किस रफ्तार के साथ मुस्कान आ रही है। और लेकिन ये इतना से काम नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा हमें और संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए हम पूरे झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बिल्कुल आपके माध्यम से और भी कई तंत्रों के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे। हम लोग, ये झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, वीरों की धरती है। हम वीरों के सपूत हैं,
हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन वो क्षणिक भर का तकलीफ होगा। अगर उस तकलीफ को अगर हम लोग सह लिए तो निश्चित रूप से मंजिल या झारखंडियों के कदम चुमेगी। अब आप लोग इसका आकलन कीजिए, क्या क्या संकेत है, क्या क्या संकेत नहीं है। हम लोग बस यही जानते हैं कि झारखंडियों को और झारखंड के लोगों को कैसे और किस तरीके से यहाँ के लोगों के अधिकारों को उनके दरवाजे तक पहुँचाएं, उनके घरों तक पहुँचाएं और उनको अपने पैरों पर मजबूत करें। अब देखो, आप लोगों ने मेरे पुराने सारी चीजें गायब करके मुझे इसी ये में डाल रखा है। देखते हैं कब तक ये चीजें। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जमीन घोटाले मामले में जमानत मिलने के बाद झारखंड की सियासत अब तेज हो गई है। वहीं बीजेपी ने सियासत को गर्म करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को रांची बुला लिया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रांची पहुंचते ही हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी से मुलाकात करने सीता सोरेन के घर पहुंच गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करें, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी नेताओं से भी चर्चा की और पार्टी को जीत दिलाने के लिए मंत्रणा भी की। के लिए कोशिश किया कि हमारा सामने चैलेंजेस क्या है, उसका हम सॉल्यूशन कैसे दे पाऊंगा। इसके लिए मैं हमारे जो प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर्स है उनसे बातचीत किया। सर, पिछले बार 2019 में 28 ट्राइबल सीट्स है जिसमें बीजेपी 2 जीत पाई थी, तो अब तक का मैंने अब देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, पहले हम 2 जीते, इस बार हम 4 सीट में लीड मिले और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम लोगों को लीड मिला। चैलेंजेस है, लेकिन अगर हम लोग सब लोग मिल के काम करें तो हम आदिवासी क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट कर सकता हूं। इसलिए इस बार का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव एक भ्रम का माहौल में हुआ। लोगों को बताया गया संविधान बदल जाएगा, लेकिन मोदी जी 10 साल शासन में रहा। मोदी जी ने संविधान को शक्तिशाली किया, कभी भी उनको उल्लंघन करने का काम नहीं किया, लेकिन लोगों को भ्रमित किया गया। 1-1.5-2 साल से ही ये कंस्पिरेसी चल रहा था। अभी ये सारा बात हमारा नॉलेज में आया है, हमारा मालूम भी हुआ है किसने किया था, क्यों किया था, तो हम उसका पॉलिटिकल जवाब भी दूंगा इस बार चुनाव में। देखिए, अभी तो जैसे जेएमएम का लीडर है, एक चीफ मिनिस्टर है, झारखंड का एक नेता है, तो वो एक चुनाव में उनका एक रोल होगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भी वादा किया था विधानसभा में, एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो वो आमने सामने रहने से हम लोग के लिए चुनाव इजी हो जाएगा। इसलिए लोगों का याद होगा कि उन्होंने क्या बोल के आया था और हमको 5 साल में कैसा शासन दिया। थोड़ा वो जेल में रहने से हमारा भी होता है कि भाई जेल में है, उनका बारे में बोलने के क्या है, लेकिन अब अगर जब वो सामने रहेगा तो उनका साथ आमने सामने हमारा डिबेट होगा। आपने बेकार भत्ता देने का बात था, इतना सारे जॉब देने का आपने ऐलान किया था, तो क्या किया? आदिवासी समाज का उत्थान के लिए आपने क्या किया? तो हमको एक मौका मिलेगा उनको प्रश्न पूछने का। इसका बहुत बड़ा अच्छा जोश है। सब विधानसभा के लिए अभी तैयारी है। 20 जुलाई अमित शाह जी भी यहाँ आ रहे हैं, हमारा कार्यकारिणी का बैठक है और सबका मनोबल बहुत ही बढ़िया। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई दिल्ली में पहली बार जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2025 की तैयारी पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद संजय कुमार झा के पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय कुमार को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खुद नीतीश कुमार ने दिया, जिसके बाद सर्वसम्मति से संजय झा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। तो प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1
नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप लोग मांगते रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहेंगे। विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। क्या जेडीयू ने अपने स्टैंड को बदल दिया है? पहले विशेष राज्य का दर्जा, दोनों चीजें लिखी हुई प्रस्ताव, आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में, तो इनके काम को, बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना, ये एक उद्देश्य रहेगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, कुछ अहम विषय जिनके ऊपर चर्चा बताए हमने। नहीं, वो तो प्रस्ताव आपको दे देंगे, जो प्रस्ताव सब पास हुआ है उसको आप देख लीजिए, लेकिन अभी मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ अभी, उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते, 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। कोई चुनौती नहीं है, झारखंड चुनाव में पार्टी हम लोग बैठेंगे और वहां पर क्योंकि पार्टी का पहले भी आधार रहा है, तो वहां चुनाव लड़ने का हम लोग का उस पर फैसला लेंगे। साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, बताएंगे समय पे आपको। हम लोगों ने प्रस्ताव में दिया है, कॉपी हम कहेंगे आपको दे दें। ये कहा है कि भाई इस पर सख्त कानून लाना चाहिए और जो दोषी है अभी उस पर कार्रवाई करना चाहिए, तो लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा आ जाए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर अमेठी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के जन्मदिन से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भावी प्रधानमंत्री का बैनर और पोस्टर लगवाया, जिसमें अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है, देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो वहीं मुरादाबाद से खबर आ रही है, जहां जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में नीट का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भारत एक युवा देश है और अगर हम युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रख पाते तो हम एक गौरवशाली, भाग्यशाली देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं थी, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम उनकी वजह से हार गए। नीट का विषय था। मैं समझता हूं कि इससे इंपॉर्टेंट इशू डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में इस वक्त कुछ भी नहीं है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और निरंतर पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या भारत के और राज्य हो, राजस्थान को भी मैं इंक्लूड करता हूं, निरंतर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवा भारत के प्रभावित हुए हैं। इस देश के अंदर 75% पॉपुलेशन अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। तो वहीं पेपर लीक के मामले में घिरे सुभाषपा विधायक बेदीराम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बेदीराम जौनपुर जिले में जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। वहां उसकी हिस्ट्री सीट 17A पर दर्ज है। साल 2022 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने इसकी हिस्ट्री शीट खोली थी, जहां बेदीराम के अपराधों की कुंडली है और हिस्ट्री शीट में यह भी लिखा गया है कि विधायक के पास 2 ईंट के भट्ठे हैं। चर्चाएं तो यह तक होती हैं कि सरकार किसी की भी हो, चलती बेदीराम की है और यही वजह रही है कि अपने संबंधों और पैसों की बदौलत बेदीराम ने अपनी पत्नी को जलालपुर से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाया और जितवाया। साथ ही खुद गाजीपुर के जखनिया से विधायक बन गए। आपको यह बता दें कि विधायक बेदीराम के जौनपुर आवास पर भी पुलिस मुस्तैद है और परिवार का कोई भी सदस्य मीडिया के कैमरे पर आकर बोलने के लिए तैयार नहीं।
तो वहीं मोतिहारी में 2 दिन पहले हुए भाजपा नेता सुरेश यादव हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हो गया है। मामले में मोतिहारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 2 शार्प शूटरों को हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं यह खुलासा भी किया गया है कि जिला पार्षद की हत्या जमीन के विवाद से जुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड देवरंजन दुबे नामक एक अपराधी बताया जा रहा है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश मोतिहारी पुलिस की कई टीमें कर रही हैं। हत्या घटना हुई थी जिसमें जिला परिषद की मृत्यु हो गई थी। घटना के उपरांत एक विशेष टीम गठन किया गया था। एसडीपीओ अलीराज श्री रंजन कुमार के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ सदर 2 श्री जितेश पांडे, सुश्री पूजा विश्वास डीएसपी प्रोबेशनर, इंस्पेक्टर सुगौली मुन्ना कुमार, इंस्पेक्टर राजरूप राय, थानाध्यक्ष कोटवा, थाना प्रभारी बंजरिया एसआई मंजीत पासवान, एसआई रघुनाथपुर थाना के थाना प्रभारी विकास पासवान, नगर थाना के एसआई श्री राम और जिला सूचना इकाई के सभी लोग थे। और इस टीम ने कुशलतापूर्वक कार्य किया। घटना के मात्र 24 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन किया है, 2 अपराधियों को पकड़ा है और घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधी हैं हरिशंकर पासवान सुगौली थाना का, और सुदामा साहनी रघुनाथपुर थाना का इसको पकड़ा गया है। यहाँ इसने हथियार को बाद में घटना के बाद अपने पास रख लिया था। हरिशंकर पासवान पूर्व में भी जेल हत्याकांड में जेल गया था, जब अरेराज में कोर्ट के पास जो हत्या हुई थी उसमें भी ये शूटर था। और इसके अलावा आर्म्स एक्ट में भी इसके ऊपर केस है। सुदामा साहनी 2010 में नगर थाना में आर्म्स एक्ट में जेल गया हुआ है। इसके अलावा 2014 में छतौनी थाना में भी ये हत्याकांड में जेल जा चुका। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।